नमस्कार, आप लोगों के साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज एक विशेष मुद्दे पर हम एक खास प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं क्योंकि इस वक्त कोविड का दौर है। भारत की अगर हम बात करें और यहाँ की मीडिया की बात करें तो दो चीजें नजर आती हैं। निश्चित रूप से मीडिया में दो धड़ा दिखता है। एक धड़ा वो है तो ज्यादा लचीला दिखता है, सरकार पर सवाल नहीं करता, प्रोपेगेंडा और पीआर की बातें ज्यादातर होती है, खास करके टेलीविजन स्टूडियोज में। लेकिन एक ऐसा लार्ज सेक्शन भी है मीडिया का, वो प्रिंट मीडिया हो, इंडिपेंडेंट मीडिया हो या खास करके दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो, जो आज बहुत ज्यादा कानूनी इंटिमिडेशन फेस कर रहे हैं, फिजिकल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। और इस तरह की जो हालात बने हुए हैं लगातार, सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ भारत की ही नहीं, अगर हम नेपाल, बांग्लादेश, हम भारत के नेबरहुड की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो लगातार जो प्रेस की चैलेंजेस हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चैलेंजेस हो या उनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को लेकर, उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। क्या कोविड-19 के दौर में सरकारें ज्यादा तानाशाही हो रही हैं और क्या इस मेडिकल इमरजेंसी को एक पॉलिटिकल इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज खास एक पूरा का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और जिसमें हमारे साथ जम्मू से अनुराधा भसीन हैं। आप कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं। पिछले साल याद हो जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लागू किए गए, तो इनफैक्ट अनुराधा उन पिटिशनर्स में से थी जिन्होंने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हम आपको ढाका लेकर चलेंगे, वहां से शिरोपा तौहीदा हमारे साथ जुड़ी हैं। शिरोपा लंबे समय तक पत्रकारिता में रही और इन दिनों मोनेर बंधु नाम के एक एनजीओ के साथ में मेंटल हेल्थ पर, वो उनकी फाउंडर है, उस पर काम कर रही हैं और अभी भी काफी सारी राइटिंग्स करती हैं। निरुपमा सुब्रमण्यम इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर एडिटर हैं और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। निरुपमा ने इनफैक्ट पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग की हुई है और वहां पर भी जो है एक लंबा वक्त गुजारा था। काठमांडू से हमारे साथ सुरेंद्र पुआल हैं। आप बीबीसी के साथ बहुत लंबे दौर तक रहे, उसके पहले काठमांडू पोस्ट में रहे, इन दिनों इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। और मुनीजे जहांगीर हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं। मुनीजे वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की और अस्मा जहांगीर की जो लेगेसी है ह्यूमन राइट्स कॉजेस को लेकर, उसे बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बस हम थोड़ा सा आंकड़े बता दें। जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, इस साल कोविड से जुड़े हुए दुनिया भर में 190 अरेस्ट हुए हैं या लीगल केसेस ठोके गए हैं। उसमें से 102 जो मामले जड़े गए हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ, वो खुद एशिया पैसिफिक इलाके में आते हैं। और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 136 थी 2015 में, आज की तारीख में 2020 में 142 है। नेपाल इनफैक्ट बेटर है 112 पे, श्रीलंका 127, अफगानिस्तान 122। लेकिन मुनी से अगर मैं पहले आपसे शुरू कर सकूं, पिछले ही हफ्ते हमने देखा मतीउल्लाह जान वरिष्ठ पत्रकार की जिस तरह से अबडक्शन हुई, दिन दहाड़े 12 घंटे तक उनको अबडक्ट किया गया और उसके बाद उनको रिलीज किया गया। पाकिस्तान में हालात बेहद मुश्किल होते हैं रिपोर्टर्स के लिए, उसमें फिजिकल असैसिनेशंस भी हुए हैं, किलिंग्स भी हुई हैं। इस वक्त के जो हाल है उसको आप कैसे करके डिस्क्राइब करेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे साउथ एशिया में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सहाफियों के ऊपर बहुत सारी कदगने लगी हैं, बड़ी पाबंदियां लगी हैं। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो। मगर पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसी सूरत हाल के अंदर है जहां दिखने को तो जमहूरियत है, मगर असल में जमहूरियत नहीं है। और यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहां से हम पहले रिपोर्ट कर सकते थे, मगर अब उन इलाकों से रिपोर्ट नहीं कर सकते। मतीउल्लाह जान एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और उन्होंने अपने टीवी टॉक शोज भी किए हैं। वो कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं, इसलिए अदालत के मामला को अच्छी तरह जानते थे। इस तरह उनका दिन दहाड़े उठा लिया जाना हम सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और हम ये भी समझते हैं कि अगर मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से वो सीसीटीवी फुटेज जर्नलिस्ट ना सिक्योर करते, तो शायद मतीउल्लाह जान साहब का भी वही हाल होता जो बाकी सहाफियों का हुआ। वो गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गया, और फिर उनके खिलाफ एक मुहिम चली। बताया गया कि शायद उनका कोई ताल्लुक है दहशत गर्दों से, इसलिए उनको किसी ने किडनैप कर लिया। एक पूरा आप समझ लें एक प्रोपेगेंडा चला सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे कहानी बनाई गई कि मतीउल्लाह जान को किडनैप किया गया है। जो उनको बचाया वो था सीसीटीवी फुटेज, जहां पे ये बात बड़े वाजे तौर पे दिखाई दे रही थी कि कुछ लोग जिन्होंने पुलिस या सीटीडी, यहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेस है, उनका लिबास पहने उनको उठाया था। तो मैं ये समझती हूँ कि आज पाकिस्तानी सहाफी के अंदर एक डर जागा है, मगर जिस
तरीके से सहाफी इकट्ठे हो, जिस तरीके से इंसानी हकूक की तंजीमें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, कैसे वो यकजा होके उन्होंने एक आवाज में बोला और ये कहा कि मतीउल्लाह जान के ऊपर जो अटैक है, हमला है, वो एक सहाफी के ऊपर नहीं, वो तमाम सहाफत के ऊपर है। जब ये ऐसी बात हुई और एक रिएक्शन आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान दिया, सीपीजे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बयान दिया, सहाफियों ने यकजा होके बोला, यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने बात की यहाँ के मुख्तलिफ जो यहाँ पे वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। एक प्रेशर बिल्ड हुआ, यहाँ की जो सहाफी तंजीमें, उन्होंने कहा हम अदालत के बाहर, अदालत के अंदर, हम पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे टीवी टॉक शोज शुरू हो गए, कदगने खत्म हो गई। तो मैं समझती थी कि शायद अगर हम उस पॉइंट पे अगर हम कमजोर हो जाते तो शायद ये मामला फिर आप समझ लें that everybody would have been fair play। मगर चूंकि सब यकजा हो गए और क्योंकि मतीउल्लाह जान को बहुत पहले से, मैं आपको बताऊं कि उनका शो भी बंद हो गया था, फिर उनको कॉलम लिखने की भी इजाजत कहीं नहीं थी, तो एक तरीके से उनको बाहर किया गया था। मगर अब इसके बाद मैं समझती हूँ कि एक जो वो चुप का रोजा है वो टूटा, और उससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब एक हमें अपनी स्ट्रेंथ की भी, अपनी कुव्वत का भी अंदाजा सबसे पहली दफा हुआ है। बिल्कुल मुनीसा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मीडिया खुद यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करे, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करे, जिन लोगों को हैरेस किया जा रहा है उनके साथ में, तो शायद जो हुक्मरान हैं उन तक आवाजें पहुंच सके। लेकिन निरुपमा, जब आप इंडिया की कंडीशन देखती हैं आज की तारीख में, अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट हो रहे हैं, कहीं FIR स्लैप हो रहे हैं, क्या सेडिशन को खास तौर पर एक टूल बनाया लिया गया है यहाँ पर उन जर्नलिस्ट के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए जो मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, जिन सवालों को पूछा जाना चाहिए? हाँ स्मिता, आप ठीक कह रही हैं कि तरह तरह के इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ। और एक आपने देखा होगा पीछे ही स्क्रॉल की जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने स्टोरी की वाराणसी से की उन्होंने story about a scheduled caste person, so and how they were not getting facilities, और उसके बाद ही उनपे मुकदमा दर्ज हो गया। और ऐसे कई, मतलब I can think of so many examples। सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ कह दिया तो सेडिशन हो गया, या किसी ने कार्टून कर दिया, कोई कार्टून बना दिया तो उसके खिलाफ कुछ। एक तो फॉर्मल केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रोल आर्मीज आ जाती हैं सोशल मीडिया पे। और पर इन सब के ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर जो है ना अभी कोविड के टाइम पे, वो है एक इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। पीपल आर वेरी वेरी इनसिक्योर, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर सेइंग पैसा नहीं है हमारे पास, especially print media में मैं कह रही हूँ, and I have because I'm in print media, I can say this, that newspapers say they are in danger of closing down. They have cut salaries, they are laying off people, hundreds of people have been laid off. So there is in that sense a restriction already with job insecurity causes. So I think all put together ये बहुत ज़्यादा एक atmosphere बन गया है जिसमें I do not think press freedom is in its original sense. You can I don't think it is being practiced here, right. Or you can see it here. शिरूपा, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान से हम मतीउल्लाह जान की बात कर रहे थे, बांग्लादेश में हमने हाल में शफीकुल इस्लाम काजोल का मामला देखा, who had disappeared for almost 2 months and then shown as if discovered and taken in police custody। बांग्लादेश में पिछले कुछ दौर में लगातार ये क्रिटिसिज्म हो रही है कि वहां की गवर्नमेंट या शेख हसीना हो, वो अथॉरिटेरियन स्ट्रीक्स डिस्प्ले कर रही हैं। बांग्लादेश में इस वक्त आप क्या हालत देख रही हैं मीडिया की? क्या सेल्फ सेंसरशिप हो रहा है? क्या मीडिया सवाल करने में डर रही है? क्या हालत बताएंगी आप वहां से? बेसिकली जो हालत है इसमें बांग्लादेश में नॉन ठीक like not basically they're not fear about the government criticism because of the COVID session. I very connected with Nirupama Di. So everyone is concerned about their laying off the job and insecurity and so many insecurity in the places in the media houses.
even that the print media and the others, the electronic media, so many media houses will shut down their business, and they're just laid off their employee and staff. So they are facing some insecurity in terms of so many insecurities having in these places. And the cases you mentioned, the Kajals and one or two or people, they are just I think they criticism about the government issues, and they just in the ICT Act, I think they are under the ICT Act 57 maybe. So the people that abducted from their houses, and I think the cases are running. Even the newspaper, the print media, and the electronic media, they are talking about it. So I think that's a very good thing. Even the health issues in health ministry and the health, there's so many corruptions in health in the health ministry. So every day people, and in the newspaper, they're very every time they're talking about these issues, and that every day the electronic media, the Facebook, the print media, they're talking the corruptions about the health ministry. ओके, सो आप कह रही हैं कि वहां पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आप तो जिस मुश्किल हालात में आप लोगों का वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, जम्मू कश्मीर की एक तो अपनी ही डायनामिक्स हैं, अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या कोविड के इस दौर में उसने उसे और मल्टीप्लाई कर दिया है, उन प्रॉब्लम्स को और एम्पलीफाई किया है? जम्मू कश्मीर जो है पिछले 1 साल से तकरीबन, उससे पहले से भी जर्नलिस्ट जिस दौर से गुजर रहे थे वो एक बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन पिछले साल से खास तौर पे एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन बनी हुई है यहाँ पर। और जो जिस तरह से हालात रहे, एक तरह से तो लॉजिस्टिकल जो इम्पेडिमेंट्स थे, जैसे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड थी और जर्नलिस्ट का आना जाना, उनकी मूवमेंट पे पाबंदी थी। दूसरा था जो कम्युनिकेशन चैनल्स बंद थे, यहाँ तक कि पहले 5-6 हफ्ते तो एक लैंडलाइन फोन तक नहीं चल रहा था, और मीडिया पर्सन्स इवेंचुअली जहाँ से काम कर रहे थे, इंटरनेट तो बिल्कुल 6 महीने के बाद शुरू हुआ, और मोबाइल फोन्स भी काफी अरसा बंद रहे। तो जर्नलिस्ट को जो काम करना पड़ा वो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जो कंप्लीटली अंडर सर्वेलेंस था, वहां से कुछ जर्नलिस्ट पकड़े गए, कुछ मारे गए, या काफी कुछ धमकियां, इंटिमिडेशंस वगैरह हुई। और उसके बाद जब ये कोविड, आई मीन जम्मू कश्मीर जो है एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में ट्रांजिशन किया विदाउट एनी ब्रेक। तो उसमें कोविड के बाद से और ज्यादा दिक्कतें पेश आई, क्योंकि एक तरह से एक यहाँ पे एक माहौल ऐसा बन गया था, एक डर का, एक खौफ का जो ऑलरेडी मौजूद था। उसके अलावा जिस किस्म का एक दौर चल रहा है पिछले 1 साल से, और ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, और आपके लॉकडाउन के अंदर आपके लोग भी इनएक्सेसिबल हैं, डॉक्टर्स आपसे बात नहीं कर सकते, एक डर का माहौल बना हुआ। तो टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन वाज अ प्रॉब्लम, टू गेट पासेस वाज अ प्रॉब्लम, टू बी एबल टू ऑपरेट विद नो इंटरनेट और पुअर इंटरनेट। आई मीन अभी भी इंटरनेट रिस्टोर अगर कर दिया है, पार्शियली रिस्टोर किया है, 2G स्पीड पे चल रहा है, स्लो स्पीड पे चल रहा है, प्रीपेड मोबाइल्स पे नहीं चल रहा है। सो इस किस्म की जो दिक्कतें पेश आती हैं, खासतौर पे जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनका राब्ता जो अपने हेड ऑफिसेस के साथ टूटता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके अलावा मैं 2 चीजें और बताना चाहूंगी, बल्कि एक ही है और साथ जुड़ी हैं, कि जैसे ही कोविड शुरू हुआ उसके कुछ हफ्ते बाद 3 जर्नलिस्ट पे, क्योंकि इतना ज्यादा ये कोई इमरजेंसी इशू तो नहीं था और ना कोई जायज था, कि 3 जर्नलिस्ट पे क्रिमिनल केसेस दायर किए गए। 2 को UAPA जो एंटी टेरर लॉ है, फॉर देयर फेसबुक पोस्ट विदाउट मेंशनिंग कि क्या कंटेंट था, और कि वाकई वो कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है। एक बहुत ही एम्बिगुअस और वेग से ये चार्जेस थे, और एक जर्नलिस्ट पे दायर किया फेक न्यूज का चार्ज। और ये चीजें ये अप्रैल में ये केसेस रजिस्टर हुए। जून में एक मीडिया पॉलिसी आती है जो बिल्कुल हूबहू इसी लाइंस पे है, जो कहती है जिस मीडिया पॉलिसी के तहत
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे कि क्या कंटेंट जो है वो चाहे मीडिया, प्रोफेशनल मीडिया में है या सोशल मीडिया में है, वो क्या कंटेंट है जो एंटी नेशनल है, वो कंटेंट कौन सा है जो फेक न्यूज है, और किस तरह से उन जर्नलिस्ट पे क्रिमिनल चार्जेस फाइल करे जाने चाहिए, किस तरह से एक जो बैकग्राउंड चेक्स हैं सब जर्नलिस्ट के, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, न्यूज़पेपर्स के, ये सब जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तय करेंगे, जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म क्या है, उसके एथिक्स क्या है, उसकी जरूरत क्या है, बल्कि ये भी कि मैं कहना चाहूंगी कि जर्नलिस्ट का जो काम है वो है टू एक्ट एज अ वॉच डॉग एंड बिकम, जो हम कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं तो हम जो हम हुकूमत के जितने नुमाइंदे हैं उनको हम अकाउंटेबल होल्ड करते हैं पब्लिक के लिए। तो ये तो ऑफिशियल्स जो है दे आर मेकिंग द जर्नलिस्ट अकाउंटेबल। तो ये एक जो जाहिर सी बात है, जो शूटिंग द मैसेंजर वाली बात हो रही है वो देखने को मिल रहा है और इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये तस्वीर लगभग एक जैसी नजर आती है तमाम मुल्कों में। सुरेंद्र, अगर नेपाल की बात करूं, वहां तो हाल में एक ब्यूरोक्रेट तक पर भी केस फाइल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की हैंडलिंग कोविड-19 को लेकर उसे क्रिटिसाइज किया। ये फेक न्यूज आज की तारीख में एक रियल चैलेंज है, लेकिन क्या फेक न्यूज के प्रेमिस को सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं टू क्रैक डाउन ऑन जर्नलिस्ट्स और न्यूज रूम्स दैट आर आस्किंग देम क्वेश्चन? फेक न्यूज प्रॉब्लम है, फेक न्यूज का बड़ा ही प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत है। ये इससे फाइट करने के लिए जर्नलिस्ट के सामने एक चुनौती है अपने हिसाब से। तो इसी के अवसर पर, इसी के बहाने नेपाल में कभी कभी ये पुराने और नए कानून की बात करते हैं और उसके जरिए पत्रकारों पर टेलीफोन से कभी धमकी देने की खबर आती है, जगह जगह पे, ट्विटर पे उनको उड़ाया जाता है, फेसबुक पे उड़ाया जाता है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्ट है उसके तहत मुकदमे भी दायर किए जाते हैं। और ये नेपाल में प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट जो है वो नेपाल में अभी विचाराधीन है, संसद में अंडर कंसिडरेशन है मीडिया काउंसिल बिल। अब दूसरी बिल की बात हो रही है ब्रॉडकास्टिंग बिल, और तीसरी बिल की बात हो रही है मास कम्युनिकेशंस बिल। तो ये कानून बनाकर ये सरकार अथॉरिटेरियन बनता जा रहा है, यही आक्षेप, यही एक्यूजेशन नेपाल के प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट लगा रहे हैं। मगर नेपाल सरकार का कहना है कि वो प्रेस फ्रीडम का दायरा, प्रेस का दायरा बड़ा हो गया है सोशल मीडिया के हिसाब से, डिजिटल मीडिया की इमरजेंसी की वजह से, और उसके लिए नई कानून की जरूरत है। वो कह के ये आगे बढ़ रही है सरकार, मगर प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि सरकार जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। और इसी के ये जो कॉम्प्लिकेशंस था, अब इसी के बीच अब हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं चारों तरफ, और उसकी वजह से समस्याएं और जटिल हो गए हैं, और कभी कभी जर्नलिस्ट का भी कमजोरी हो जाती है, मतलब कोई सही समाचार नहीं मिल जाता है तो कुछ डाल देते हैं खबर, तो उसकी वजह से उनको धमकियां मिलती है और करेक्शंस के लिए मौका नहीं दिया जाता है, तो मुश्किलें और ही बढ़ रही है। और ले ऑफ की बात हो रही है बहुत, नेपाल के काठमांडू के लीडिंग मीडिया हाउस से कई पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने वो जॉबलेस हो गए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये चारों तरफ जो समस्या आप भारत में, पाकिस्तान या बांग्लादेश में भुगत रही हो, वो इधर भी है, और मुश्किलें कोविड-19 की वजह से और बढ़ गई है। इनफैक्ट नेपाल में ही एक रेडियो आई थिंक प्रोग्राम करने के लिए शीतल शाह नाम के जर्नलिस्ट, उनको भी बहुत सारी थ्रेट्स फेस करनी पड़ी जब उन्होंने कोविड को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन मुनी से ये जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान में खास करके, जहां पर पहले भी बहुत देखा गया है, मारवी सिरमद हो, रजा रूमी हो, तमाम ऐसे नाम आते हैं, सलीम शहजाद हो, और जिसमें खास करके एजेंसीज के रोल्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि भाई एजेंसीज धमका रहे हैं क्या, एजेंसीज थ्रेटन कर रही हैं क्या। इन सब के बीच में जब आप इस फाइनेंशियल एंगल को जोड़ लेती हैं कि एक पूरा का पूरा जर्नलिस्ट जिनको अपनी फैमिलीज भी चलानी है, आज उनकी नौकरियों पर खतरा है, तो स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे फिर वो इस पूरे मामले पर खड़ा होने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सहाफियों ने जो है बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल की है,
और हमेशा से स्ट्रगल की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है, डिक्टेटरशिप रही है, जनरल अयूब के दौर में, फिर जनरल जियाउल हक के दौर में तो कोड़े खाने पड़े सहाफियों को, मुशर्रफ के दौर के अंदर चैनल्स बंद हो गए थे, सहाफियों को जेलों में डाला गया। बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो लुमिनरीज भी रहे हैं सहाफत के वर्ल्ड में, बर्नी साहब हैं, आईए रहमान साहब हैं। इस दौर में हमने ये देखा है कि जितने भी बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, कमर्शियल ग्रुप्स हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और इनमें से जो कई हैं इनका कोई एक्चुअल ताल्लुक ही नहीं है मीडिया के साथ। और मगर इन्होंने आप समझे कि मीडिया चैनल्स खोले हैं, इसलिए खोले हैं ताकि कंट्रोल हो सके, इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो सके। उन्होंने अट्रैक्टिव पैकेजेस जो हैं वो लोगों को ऑफर किए और जर्नलिस्ट को ऑफर किए। मगर मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं मीडिया के लिए, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है, और ये वो चैनल्स हैं जो इंडिपेंडेंट चैनल्स रहे, जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस थे, जो सहाफियों के इसमें यकीन करते थे कि एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जो नए मीडिया चैनल्स आए हैं और एक तरह से कमर्शलाइजेशन, मशरूमिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, इतने सारे ओवर 48 टीवी न्यूज चैनल्स हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो आप खुद सोचिए, मगर इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया के साथ या सहाफत के साथ। तो एक तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और बहुत सारे ऐसे सहाफी हैं जिनको हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि सहाफियों को अच्छे अच्छे पैकेजेस लेके ऐसे मीडिया चैनल्स के अंदर लाया गया, फिर वो पूरा चैनल ही बंद कर दिया गया, तो वो नौकरी से भी हाथ धो बैठे। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। मगर जिस तरह के मेरे भाई नेपाल से बात कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान में भी हुआ है। हमारे पास पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसके कानून जवाबित हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। अब ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि वल्लाह आलम वो कौन सी आइडियोलॉजी है। हर हुकूमत के साथ वो आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है, नेशनल सिक्योरिटी भी चेंज होता रहता है, उसको आप जैसे मर्जी डिफाइन कर दे। मतीउल्लाह की आपने बात की, अब मतीउल्लाह जान की जो हेयरिंग थी, उनको अपनी हेयरिंग से सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक हेयरिंग थी, इसलिए चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर लिया गया था, ऑर्डर दिया गया था, नोटिस उनको दिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, चूंकि उन्होंने एक ट्वीट की थी एक जज के ऊपर जो आजकल कटहरे में खड़े हुए हैं। और ये समझा जाता है, वाइडली बिलीव्ड है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिनके ऊपर एक केस चल रहा है असासाजात का और करप्शन का, तो उन्होंने शायद एक आप समझ लें कि एक उन्होंने काजी फाइज ईसा के इन्हें एक नोटिस दिया था धरने का जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ था, उसके नतीजे के अंदर उन्होंने जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज या को क्रिटिसाइज भी किया था। उसके बाद उनके खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ असासाजात के केसेस को खोला गया। तो जब मतीउल्लाह जान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट की तो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस आ गया, और उन्होंने तनकीद की उन तमाम ऐसे जजेस के जिनको वो समझते थे कि वो शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ सही नहीं कर रहे। एक दिन पहले उनको उठा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी से हमें बचना पड़ता है। फिर कमर्शलाइजेशन हो गई है मीडिया की, फिर पेमरा के जितने भी कानून है वो लागू होते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि पहले हम वजीरिस्तान से रिपोर्ट करते थे, पारा चनार से रिपोर्ट करते थे, साबिक फाटा के इलाकों से करते थे, अब हम नहीं कर सकते, वहां पे हमारे रिपोर्टर्स को बाहर भेज दिया गया। फिर आप देखिए बलोचिस्तान के कई इलाकों में अब हम नहीं वहां से रिपोर्ट कर सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तरीके से सिस्टमैटिकली मीडिया को फाइनेंशियली उनको मारा गया है, जर्नलिस्ट को। फिर आप देखें कि अदालतों के जरिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भेजे गए हैं। फिर पेमरा को देखें जो बिल्कुल एक हवलदार की तरह वो नोटिस लेता है, उनको इस्तेमाल किया गया है। और कुछ नहीं बचा तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के कानून को भी हमारे ऊपर लागू किया जाता है। कई ऐसे जर्नलिस्ट, जैसा मेरे भाई बता रहे थे नेपाल में, हमारे यहाँ भी कई ऐसे जर्नलिस्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और जो साइबर क्राइम बिल है उसके अंदर ये शिक डाली गई है, ताकि उन सहाफियों को पकड़ा जाए जो टीवी चैनल पे तो नहीं कहेंगे मगर जाके अपने ट्वीट कर देंगे।
उनको पकड़ने के लिए साइबर क्राइम बिल के अंदर भी ये शिक डाली मतलब गई है। हर कोशिश है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट वॉइस हो तो उसे किस तरीके से जो है आप दबाव में ला सकें। और ये तस्वीर मुझे लगता है दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग की बातें होती है, लड़ाई की बातें होती है, सरकारों के बीच दुश्मनी की बात होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहां का आम इंसान या वहां का आम जो रिपोर्टर है वो किन मुश्किलातों को फेस कर रहा है, और आज भी क्रिटिकल जो अप्रोच है वो जारी किए हुए है। अनुराधा, आपसे अगर मैं पूछूं, जब आपने कहा कि कश्मीर में बहुत सारे जब पीरजादा आशिक हिंदू जैसे एक मेन स्ट्रीम अखबार के रिपोर्टर, उनको कई घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठा लिया जाता है, जो मसरत जहरा हो, गौहर गिलानी हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि जो छोटे जर्नलिस्ट हैं जिनको बैकिंग नहीं है किसी बड़े न्यूज रूम की, उनकी तो हालत बहुत ही बद से बदतर होती होगी। ऐसे में आपको लगता है कि आज उन रिपोर्टर्स की फिजिकल सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखते हुए कुछ क्या कदम उठाए जा सकते हैं या उठाने चाहिए जो आज इस जिंगोइज्म वाले न्यूज रूम्स और न्यूज रूम की कल्चर में मिसिंग है? पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं मुनीजे की बात सुन रही थी और उससे पहले सुरेंद्र जी की, और मुझे लगा जैसे ये साउथ एशिया की जितनी हुकूमतें हैं वो शायद एक ही पाठशाला से सीख के आती हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए यहाँ की अपने अपने वतनों की ये जनता को, और जनता को, मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो जनता तो कंट्रोल हो ही गई। तो जहां तक कंट्रोल की बात है, सिर्फ फिजिकल इंटिमिडेशन नहीं है, फिजिकल खतरा ही नहीं है। मैं मुनीजे का पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, वो तो पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हैं, यही चीज पूरे हिंदुस्तान में भी लागू होती है। और क्योंकि कश्मीर जो है वो एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बन गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा हम ये मॉडल को चख चुके हैं कुछ अरसे से, कि फाइनेंशियली किस तरह से जो यहाँ के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्क्वीज कर दिया है, उनको पूरी तरह से बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया है। जो हमारे यहाँ पे जो रेवेन्यू सोर्स है, वो मेन रेवेन्यू सोर्स जो है एडवर्टाइजमेंट्स है पूरे हिंदुस्तान में, और जहाँ की बाकी हिंदुस्तान के इलाकों में एक कॉरपोरेट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स और जो रीजनल एरियाज हैं जहाँ पे इतना ज्यादा कॉरपोरेट बिजनेस नहीं है, वहां पे डिपेंडेंस गवर्नमेंट एड्स पे होती है। तो जब गवर्नमेंट एड्स आप विड्रॉ कर देते हैं, या और किस्म के जो जितने केसेस हैं, कभी इनकम टैक्स का, कभी लेबर कमीशन का, कभी किसी की केस का, ये एडिटर्स को आप उसमें मुलव्विस रखते हैं। पिछले साल जुलाई में एक बहुत बड़े एडिटर कश्मीर के अखबार के हैं, उनको एनआईए ने पकड़ा, 6 दिन ग्रिल किया, उनकी क्वेश्चनिंग हुई। तो ये सब जो इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स है, एक तो आपका जो जितना भी फाइनेंशियली वीकन कर देता है इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपने स्टाफर्स को बैक नहीं कर सके। दूसरा है जो बाहर के अखबारों में काम कर रहे हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनकी बैकिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। बहुत सारे जो इनमें से जर्नलिस्ट हैं वो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनका जो जॉब है परमानेंट बहुत कम लोगों का है, और वो मोर एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो जब ये लास्ट ईयर ये एक कुछ कहानियां आई थी सामने कि खास तौर पे जो छोटे मोटे जैसे जर्नलिस्ट की आपने बात की, उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आप फील्ड में जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं तो इतनी धमकियां और इतने ज्यादा तशद्दुद के वाक़े हो जाते कि आप कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जर्नलिस्ट को अपना कम से कम एक जो रोजी रोटी का जब सवाल आया तो उन्होंने अल्टरनेट जॉब्स ढूंढने शुरू करे, और ये खास तौर पे जो रूरल एरियाज में रिपोर्टर्स बेस्ड हैं, जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉयड है। तो यहाँ तक कि एक बहुत हार्ट रेंचिंग स्टोरी थी कि एक जर्नलिस्ट जो था वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसको अपने घर वालों का पेट पालना था। तो ये बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं, और जब माहौल ऐसा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले हमने सेंसरशिप को
अपोज नहीं किया। जितनी भी सेंसरशिप रही, कश्मीर का मीडिया, जम्मू कश्मीर का मीडिया इकट्ठे होके लड़ा। अब आज की डेट में जम्मू वर्सेस कश्मीर एक पॉलिटिक्स जो शुरू होगी है, जम्मू वाला कोई बोलना नहीं चाहता कश्मीर के हक में। ये जो दिक्कत है निरुपमा, इनफैक्ट अगर हम देखें, मैं आंकड़े देख रही थी, नंबर्स देख रही थी, हिमाचल में कम से कम 6 जर्नलिस्ट के खिलाफ 10 एफआईआर केसेस लॉन्च हुए हैं। TV9 मराठी के रिपोर्टर है राहुल जोरी, उन्होंने धूले में जो माइग्रेंट रिलीफ कैंप्स है कोविड-19 के दौरान, उस पर रिपोर्ट किया, उनके खिलाफ केस फाइल हुआ। 18 मार्च को एफआईआर हुआ रविंद्र सक्सेना के खिलाफ, वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटीन सेंटर पर रिपोर्ट कर रहे थे। मेजर सिंह पंजाबी हैं, रोजाना पहरेदार न्यूज़पेपर के, उन्हें 2 कॉप्स ने इतनी पिटाई की, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बाद में उन कॉप्स को सस्पेंड किया गया। तमिलनाडु में जेराल्ड अरुदास हैं, वो और उनके कॉलीग को तमिलनाडु पुलिस ने 9 घंटे तक ग्रिल किया क्योंकि वो फूड करप्शन की बात कर रहे थे। तो सरकारें कहीं भी हो, राज्य कुछ भी हो, सबका चेहरा एक सा नजर आता है जब कोई क्रिटिसिज्म का रवैया अपनाने लगता है। तो इस दौर में जब आपके एडिटर्स गिल्ड, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशंस अपने आप में डिवाइडेड नजर आते हैं, उनकी रिएक्शंस लेट आती हैं, जिस सॉलिडारिटी की बात मीज़े कर रही हैं आज पाकिस्तानी मीडिया में, क्या वो मुमकिन भी है इंडियन मीडिया में? मतलब इतना भी होपलेस सिचुएशन तो नहीं है। इट्स वेरी बैड स्मिता, बहुत ज्यादा बैड है। एंड आई थिंक if the situation, I mean the editors guild has issued statements, आप उनको कुछ भी कह लीजिए कि वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हैं ये institutions हैं। And we have the last, I mean the courts are also there. We can also say that courts are nothing these days, that they are not really responding to cries for fundamental rights. You can say that also, but still I still believe we are a democracy. We do have those things, but the problem is में पता है आजकल जो है, ये जो आप जो कह रही थी कि क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं सब पे, जो एक तरह का जर्नलिज्म ही एक it's been given the label of journalists are being described as prostitutes, or there's a feeling I've been getting over the last 4-5 months especially, that journalists are bums. They're hanging out. But I saw this on a Twitter exchange actually. मतलब आपको लग रहा है कि पत्रकार खुद जो है अपनी भूमिका भी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। बाकी लोग सोच रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट जो हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब ये इनकी नौकरी होती क्या है? ये एक तरह का उनको लग रहा है कि अब जर्नलिज्म की जरूरत ही नहीं है, जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, इस तरह का एक माहौल आ गया है। ये मुझे आई एम फीलिंग दिस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड इटसेल्फ, बिकॉज जैसे अनुराधा ने भी कहा कि एड्स खत्म हो गई थी एंड पेपर्स ने प्रिंट करना बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। उस टाइम पे इसलिए भी बंद किया था क्योंकि जो खासकर मुंबई या दिल्ली में भी मेरे ख्याल ये हाउसिंग सोसाइटीज ने कहा कि हमें न्यूज़पेपर्स नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के जरिए वो कोरोना वायरस आ जाएगा हमारे घर के अंदर, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स बंद कर दिया। अब जब न्यूज़पेपर्स बंद किया तो लोगों ने देखा कि हम न्यूज़पेपर्स नहीं चाहिए, हम जी सकते हैं न्यूज़पेपर्स के बिना। और मैं एक ट्विटर एक्सचेंज देख रही थी बिटवीन वन वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एंड समबडी एल्स, कोई आम आदमी, जो उनसे पूछ रहा था कि आप अपना सिविक ड्यूटी कब फुलफिल करेंगी। तो मैंने उसमें मेरे को आई फेल्ट कंस्ट्रेन्ड टू जंप इनटू दैट, ऑल्दो आई डोंट नो दैट जर्नलिस्ट दैट वेल, नॉट डू आई नो द अदर पर्सन। आई सेड भाई साहब, जर्नलिज्म ही एक सिविक ड्यूटी होती है, आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं? तो बट नहीं, आई डोंट थिंक पीपल आर सीइंग दिस एज अ सिविक ड्यूटी, एंड आई थिंक समवेयर वी जर्नलिस्ट हैव टू कम टुगेदर and make that point that listen, what we are doing is important to society, it is important to the maintenance of democracy, it is a part of democratic functioning of every government. Without it we are all sunk. और ये जब तक message नहीं जाएगा strongly from journalists, from journalist associations, from editors guild, from so many other people, I don't think there will be I think this attitude will continue. लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि camera is a journalist now. Everybody with a camera is a journalist. प्रॉब्लम यही है कि ये सिटीजन जर्नलिस्ट के दौर में एक तो लोगों को लगता है कि भाई वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां आज प्रधानमंत्री ने 6 साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, और ये बात आप जब जब लिखो ट्विटर पर
कि मोदी जी ने अभी तक प्रेस को संबोधित नहीं किया है, तब इतना बड़ा तबका आकर आपको अब्यूज करने लगेगा कि भाई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है, वो मन की बात करते हैं, वो ट्विटर पर अपनी बात डाल लेते हैं, उनको प्रेस से इंटरेक्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो प्रेस की फंक्शनैलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो कर क्या रहे हो आप लोग? आपसे मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? हो या एंटी नेशनल और ये सारा कुछ? जी अनुराधा ब्रीफ। सॉरी निरुपमा, हैव यू फिनिश्ड? हाँ है। तो मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो एक तस्वुर बन गया है आम जनता में कि मीडिया का कोई रोल नहीं है, मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल एक बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का है जो पावरफुल बन गया है, जिसको एक पॉलिटिकल और ऑफिशियल पेट्रनेज ऑफन मिलता है, और उनके जरिए जिस तरह का जर्नलिज्म पेश किया जा रहा है या जिस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है बाकी जर्नलिस्ट के हवाले से कि ये तो एंटी नेशनल हैं, ये तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये फेक न्यूज है, और ये सब जो है ये उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि लोगों तक वो परसेप्शन ले जाए, वो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत पावरफुल है। वो एक सरकार की भी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो सोशल मीडिया के जरिए चलती है, एक जो उनका लॉयलिस्ट मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, तो के जरिए भी चलती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इम्पॉसिबल है इसको टैकल करना, लेकिन जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ढूंढने की, तो ये चीजें मद्देनजर रखने की जरूरत है कि ये चैलेंज क्या है। तो ये जो आखिरी कमेंट्स में सबसे लेना चाहूंगी शुरूपा, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि नहीं अभी भी आवाजें हैं जो क्रिटिसाइज कर रही हैं, करप्शन के मामले को उठा रही हैं, लेकिन वहां इंडस्ट्री की हालत को आप क्या देख रही हैं? क्या सस्टेनेंस मॉडल्स वहां इंडस्ट्रीज ढूंढ रही हैं, आउटलेट्स ढूंढ रहे हैं? क्या मीडिया के जो छोटे जर्नलिस्ट हैं, जो छोटे रिपोर्टर्स हैं, क्या उनको बैकिंग मिलती है आउटलेट्स की? एक साथ आ पाते हैं आउटलेट्स? Basically, it's the very critical things they are facing right now because of the COVID situations. As I know, most of the people are just reluctant to taking the newspapers daily basis because they're thinking that newspapers say they are affected from the COVID. That's the very myth and the misinformation they're facing. So even in my area where I'm living, even the newspaper agency, they don't serve our newspaper from the last 4 months. So we're not getting newspaper from the last 4 months. So this is very unfortunate thing. Because in my life, I was because when I grown up. Is it okay? No? Yes, please. So this is the thing. This is the first time I just realized these things. Oh, ek din shuru ho gaya without newspaper. This is very weird thing, and we are feeling having right now. So, and apart from this, the other thing is like this choti media. They're facing very they're struggling. Because of their financial condition is not in a very good situation. Even the most prominent newspaper house in here, 2-3 prominent newspaper, they are thinking they're just laying off their journalists and the staff. And there are so many last month is a bit. There are some having this. There are many discussions, and there are media. Everyone is having Facebook. So Facebook is very popular in Bangladesh. So everyone is talking about it, and even unfortunately, it's not. It's like. So the people that if they are talking about the laying off the insecurity. But the houses, I think the topmost management of the houses, they're very reluctant. So the small journalists who were my friends and the others freelancers, they're struggling because and they're thinking they just want to different. They're changing the track
from the development sector and the other sector, because even the freelancer journalists, they don't have any future. They don't feel any future here. Right. So that's another thing. लोग फ्रीलांस करते हैं काफी बार ये सोचकर कि जो है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर सकें, एक न्यूज रूम की डिक्टेट को फॉलो ना करें, लेकिन फाइनेंशियली ये मुमकिन नहीं हो पाता। आखिरी कमेंट्स लूंगी। सुरेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, अंदर इंटरनली जो नैरेटिव है इस वक्त नेपाली मीडिया के अंदर में, व्हाट इज द डिस्कशन लाइक? उनको क्या लग रहा है? क्या पॉलिटिकली कोई ऐसे एटलीस्ट सेक्शंस हैं जिनसे आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? डज द ऑपोजिशन स्पीक आउट फॉर यू जब आप लोगों की हैरेसमेंट होती है? मीडिया फ्रेटर्निटी जो है नजर आ रहा है एक हिसाब से, एक जगह पे कोई भी नहीं है। एक तरफ मीडिया के मालिक जो टाइकॉन्स है, ओनर्स है, और उनके बीच एक से दूरी बढ़ गई है, क्योंकि अब रोजगारियां छीनी जा रही है कोविड-19 की वजह से, बताया जा रहा है। हालत कुछ और है। और दूसरी तरफ सरकार और ये मीडिया के मालिक के बीच में भी कुछ दूरी है। और तीसरी तरफ सरकार का अपना ही एक ऐसा मीडिया भी है जो सरकार का गुणगान गाती है, सरकार का गाती रहे। वो मीडिया भी थोड़ा काफी ग्रूम हो रही है यहाँ भी एक हिसाब से। स्टेट मीडिया है, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी एट लार्ज जो है, अब वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पा रही है। और ये जितने भी ड्रैकोनियन मेजर्स, अथॉरिटेरियन मेजर्स की बात जो हो रही है प्रेस फ्रीडम सर्कल में, उससे निपटने के लिए जिस हिसाब से एक जगह पे पत्रकारों को खड़ा होने की जरूरत थी, वो हो नहीं पा रही है। पार्टी के पीछे लगे हुए पत्रकार भी वो एक जगह नहीं है। तो पत्रकार की फ्रेटर्निटी में भी है, उनको विशुद्ध पत्रकार बनके इंडिपेंडेंट अपना एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम है, वो एक्सरसाइज करने की मांग और बिगड़ता जा रहा है। और उसके बीच में कोविड है, उसकी वजह से चारों तरफ समस्या दिखाई दे रहा है, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक। राइट। फाइनली मैं अनुराधा, अगर आपसे पूछूं मैं, यहाँ पर हम जहाँ पे प्रेस फ्रीडम के लिए, निरुपमा ने कहा कि भाई प्रेस के इंपॉर्टेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि भाई हम एक अलग कमिटी बना रहे हैं जो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और एक्सपोज करेगा कि कैसे ये इंडेक्स इसीलिए बनाई जाती है ताकि कंट्रीज को एम्बैरेस किया जाए। तो आगे आपको उम्मीद क्या है कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, उम्मीद इसमें ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे, एक सॉलिडारिटी नेटवर्क्स बनने पड़ेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमारे यहाँ पे मीडिया की भी बड़ी हायरार्की है। एक है बहुत बड़ा मीडिया जो है, जो नेशनल लेवल का है, फिर रीजनल लेवल के हैं और सब रीजनल लेवल के जो मीडिया हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे नेटवर्किंग हो और उनका आपस में राब्ता हो। मुनी से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कि जिस तरीके के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, कि आपको लग रहा है आने वाले दिनों में, आपने कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे आउटलेट्स बंद वगैरह हो गए हैं, क्या आज इतना प्रेशर बना है कि सेल्फ सेंसरशिप और ज्यादा बढ़ जाएगा जर्नलिस्ट के बीच में? देखिए, सेल्फ सेंसरशिप तो पाकिस्तान के अंदर है और करना भी पड़ रहा है, इसलिए चूंकि हम समझते हैं जो ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया में, चूंकि मैं भी एक शो होस्ट करती हूँ मेन स्ट्रीम के अंदर, सेल्फ सेंसरशिप तो आपको करना पड़ेगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां से रिपोर्टिंग अब हो ही नहीं रही। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगी एंड निरुपमा की बात से जोड़ूंगी, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दुनिया भर के अंदर रिपोर्टिंग खत्म हो गई, रिपोर्टर का रोल जो है वो बिल्कुल हो गया, एडिटर का भी रोल जो है वो खत्म ही हो गया। ज्यादा लोग जिन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो ओपिनियन मेकर्स हो सकते हैं, मगर वो सहाफी नहीं हो सकते, क्योंकि सहाफी, असल सहाफी तो रिपोर्टिंग करते रहे। सो मैं समझती हूँ कि गोइंग बैक टू द न्यूज रूम, you have to go back, you have to give the news back to the people where it belongs. I think that is very important, number one. और यही उम्मीद है। दूसरी तरफ मुझे हंसी आती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खास तौर पे जो हुब्बुल वतनी रिपोर्टर्स अपनी ऐसी साबित मतलब जो नेशनलिज्म और की रेटरिक है, जी अफसोसनाक बात है। मुझे लगता है कि सिग्नल में यहाँ इश्यूज आ रहे हैं। बहरहाल मैं इस डिस्कशन को यही खत्म करूंगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की ये दिक्कतें होती हैं, इंटरनेट
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जो कोशिश थी कि हम साउथ एशिया में अलग अलग, भले ही जो है बाउंड्रीज हमें डिवाइड करती हो, हम अलग अलग मुल्कों से हैं, नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई पाकिस्तान से है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें, जो चैलेंजेस हैं वो बहुत कॉमन नजर आ रही हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, और निश्चित रूप से कोविड के दौर में सरकारों को कहीं ना कहीं शायद एक शॉट इन दी आर्म एक तरीके से मिला है कि वो लोग अपनी पावर्स को थोड़ा और ज्यादा इस्तेमाल कर सके। लेकिन दीज आर टेस्टिंग टाइम्स फॉर प्रेस। जैसे निरुपमा ने कहा कि इट्स नॉट विदाउट होप, आप अभी भी जो है प्रेस अपने अंदर भी झांके, अपनी दिक्कतों को सॉल्व करे, और साथ ही अगर साथ मिलकर आवाज उठाए तो एक उम्मीद है कि जो प्रेस एज अ फोर्थ, हम जो पिलर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, जमहूरियत में जो हमारे रोल है, जो डेमोक्रेसी में रोल है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी है कि आपकी प्रेस भी स्ट्रांग बनी रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुराधा, निरुपमा, सुरेंद्र आपका काठमांडू से जुड़ने के लिए, शिरोपा ढाका से, और मुनीजे जहांगीर आप अपने ट्रैवल के दौरान आपने वक्त निकाला पाकिस्तान से हमारे जुड़ने के लिए। तो आप लोग भी अगर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।